अब अपने पास में जो 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हैं उन सबको डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहला मोड ऑफ हीट ट्रांसफर जो हम करने वाले हैं वो है बेटा कंडक्शन। सबसे पहले टाइप का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, उसका नाम है कंडक्शन। ओके, चलो डेफिनेशन तो हमें पता ही है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। हीट मूव थ्रो ए solid material when one particle transfer kinetic energy to another। ठीक है, एक पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है बिना किसी मूव करे हुए, बिना किसी मूवमेंट को। तो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को बोला जाता है कंडक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है कि बेटा जब हम घर पे रहते हैं, ठीक है, तो अपने घर के अंदर में जैसे बाहर से सूरज अगर गर्मी दे रहा है तो अंदर से घर है वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वॉल्स वो हैं अपने पास में कैसी रहती हैं, कंडक्टिंग रहती हैं। ज़्यादा ज़्यादा कंडक्टर तो नहीं है बट थोड़ी ही तो कंडक्टिंग रहती हैं। ठीक है, या विंडोज हैं, विंडोज भी कंडक्टिंग होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी बाहर से अंदर की तरफ में आ जाती है। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को ही बोला जाता है कंडक्शन। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल हीट कैन कंडक्ट इनटू ए होम थ्रू walls, roof and windows। ठीक है, ये है कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब बेटा अब यहाँ पे जो हम चीज करने वाले हैं ना, जहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भाई कंडक्शन में किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आएंगे, कंडक्शन में कैसी कैसी थ्योरी यूज होंगी, क्या क्या कंसेप्ट यूज होंगे। उन सब कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली कंडक्शन अपने पास में एक प्रॉपर एक टॉपिक जैसा नहीं, एक चैप्टर जैसा बन जाता है, जो कि एक डिटेल्ड और एक अच्छा सा चैप्टर है। ठीक है, कंडक्शन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी और इस पे वेस्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कंडक्शन बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कंडक्शन को कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो बेटा, अगर हीट ट्रांसफर कर रही होती है, तो कोई भी ट्रांसफर कर रही होती है, तो उस लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं हीट करंट, किस रेट से हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली और जो लो है उनका यूज होता रहेगा। यहाँ पे इस चीज को पढ़ने के लिए क्लास 10th की जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो तो। और अगर आप ड्रॉपर में हो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपने क्लास 12th पढ़ी हुई है। ठीक है, तो पहला जो पैरामीटर इस केस में डिफाइन करते हैं वो है अपने पास में थर्मल करंट, या फिर इसको बोला जाता है हीट करंट। ठीक है, ITH से इसको लिखा जाता है, थर्मल करंट या फिर हीट करंट। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या है कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किस तरीके से टाइम के साथ में हीट है वो फ्लो कर रही है। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को बोला जाता है, सॉरी उसको बोला जाता है करंट। थर्मल करंट है, उसको डिफाइन ऐसे किया गया है बेटा। थर्मल जो करंट है उसका मतलब हो गया है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे जो Q लिखा गया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हीट को। ठीक है, इसी केस में अगर एवरेज थर्मल करंट लिखना हो तो एवरेज थर्मल करंट को लिखा जाएगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T, टोटल हीट फ्लोन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये होता है थर्मल करंट। थर्मल करंट की अपने पास में अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, SI यूनिट, थर्मल करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है बेटा वोट।
ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं जूल पर सेकंड। हीट की यूनिट होती है जूल और टाइम की जो यूनिट है वो है सेकंड। तो ऐसा यूनिट है जो थर्मल करंट की वो बन जाती है जूल पर सेकंड या फिर वोट, जो कि सिमिलर टू पावर है, सिमिलर टू पावर। एक टाइप से ये पावर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ओके बेटा, ऐसे है अपने पास में एक एक रोड है जिसमें इस तरफ का टेम्परेचर हाई है, इस तरफ का टेम्परेचर है लो। टेम्परेचर है यहाँ का हाई, तो TH से लिख देता हूँ, इस तरफ का टेम्परेचर है लो। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो हीट ट्रांसफर है वो इस तरीके से होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो जो थर्मल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। द थर्मल करंट और हीट करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जो हीट करंट है या जो थर्मल करंट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, इस केस में जो अपने पास में नेक्स्ट चीज हम डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, इसको डिफाइन किया जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है टेम्परेचर का चेंज होना पोजीशन के साथ में। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, उस चीज को बोला जाता है ग्रेडियंट। ओके बेटा, तो इस चीज को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। टेम्परेचर का चेंज हो जाना पोजीशन के साथ में। जैसे ये एक रोड है, जिस रोड के लिए हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, तो भाई इस रोड में इस तरफ का टेम्परेचर हम मान लेते हैं हाई टेम्परेचर है, इस तरफ का टेम्परेचर है लो टेम्परेचर। रोड में बेटा पोजीशन को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो ऐसा मान लेते हैं एल लेंथ की रोड थी जिसकी इस तरफ की पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरफ की पोजीशन है एक्स इज इक्वल टू एल। ये वाला एल लेंथ का है, ये वाला एल है लो के लिए। तो इस चीज को समझना, और वही जो हीट करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस केस में बेटा जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट उसको डिफाइन किया जाएगा dt बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू x, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन लेंथ। लो टेम्परेचर माइनस हाई टेम्परेचर, तो लो के कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है l, हाई के कोरस्पॉन्डिंग जो लो के कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो l है, और हाई के कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो है 0। टेम्परेचर ग्रेडियंट को इस तरीके से भी लिख सकते। ठीक है, चलो भाई नोट करके लिखते हैं, हीट ट्रेवल अलोंग डिक्रीजिंग टेम्परेचर। एक तो अपने पास में ये चीज पता चल गई है नई चीज कि बेटा जिस तरफ टेम्परेचर कम हो रहा होगा उस तरफ में जो हीट है वो ट्रेवल करेगी। ओके, मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट तो खत्म हो गया था यहीं पे ही। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, जिस तरफ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है उस तरफ में हीट ट्रेवल करती है। चलो सही है, ऐसा भी लिखा जा सकता है जिस तरफ अपने पास में हीट करंट है या थर्मल करंट है उस डायरेक्शन में बेटा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, इसका यही मतलब है टेम्परेचर ग्रेडियंट इज नेगेटिव अलोंग
थर्मल करंट, थर्मल करंट, जिस डायरेक्शन में थर्मल करंट है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ये थोड़ा सा टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में लिखा गया है हमने, ठीक है। ओके बेटा, और ऊपर जो था वो था हीट करंट। चलो ठीक है, यहां पे अपने पास में अब नेक्स्ट जो चीज लिखने वाले हैं वो है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ऑफ कंडक्शन, ओम्स लॉ ऑफ थर्मल कंडक्शन, ऐसा इसको बोला जा सकता है। थर्मल कंडक्शन का बेटा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, ठीक है। थर्मल कंडक्शन में भी ओम्स लॉ होता है बेटा, सेम ही है, ओम्स लॉ में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, बस समझने का थोड़ा सा फर्क है। ऐसे है बेटा अपने पास में एक रोड, इस तरीके से एक रोड है, ठीक है, सॉलिड शेप में, 3D शेप में इसको रख देता हूं मैं, ठीक है। ये है बेटा इस सरफेस का, इस तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है इस तरफ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस तरफ का जो टेम्परेचर है वो है हाई टेम्परेचर, इस तरफ का टेम्परेचर है वो है लो टेम्परेचर। एक ये अपने पास में एक रोड रखी हुई है, इस रोड की जो लेंथ है उसकी वैल्यू है L, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसको मैंने लिख दिया है A से, ये इसकी लेंथ ऑफ रोड थी। और जो थर्मल करंट है वो अपने पास में फ्लो करता है भाई हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की डायरेक्शन। चलो अपने पास में ये चीज आ गई है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट आते हैं इसके अकॉर्डिंगली, उन सब के सब पॉइंट हैं उनको लिखता हूं मैं, ठीक है बेटा। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भाई थर्मल करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट करंट फ्लो करेगा, ठीक है। हीट करंट बेटा उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा। मतलब अगर मैं इस तरफ का टेम्परेचर 0 बोलूँ और इस तरफ का 100 बोलूँ तो कुछ हीट ट्रांसफ़र होगा, इस तरफ का 0 है और इस तरफ का 1100 है, ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही ज़्यादा हीट करंट फ्लो करेगा। तो इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है कि हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो हीट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। फर्स्ट पॉइंट है बेटा वो आ गया अपने पास में। इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि जो थर्मल करंट है या जो हीट करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, कि जितनी ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, अरे भाई अंग्रेजी ही नहीं आ रही है यार, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा बेटा उतना ही ज़्यादा हीट करंट फ्लो करेगा, उतना ही ज़्यादा थर्मल करंट है वो फ्लो करेगा। ज़्यादा एरिया हुआ यहाँ का ज़्यादा करंट, इधर का एरिया कम हुआ तो भाई कम करंट, भाई सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में जो सेकंड पॉइंट है या इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देता हूँ इसको, इसके बारे में लिखता हूँ कि हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। रोड का जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, जितना ज़्यादा एरिया उसका वाइड होगा, उतना ही ज़्यादा उसमें से थर्मल करंट है वो फ्लो करेगा। नेक्स्ट इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है अपने पास में लेंथ ऑफ रोड पे जो थर्मल करंट है वो कैसे डिपेंड करता है। तो थर्मल करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रोड। कोई रोड है उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा उसमें से थर्मल करंट है वो फ्लो करेगा, सॉरी उतना ही कम उसमें से थर्मल करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी रोड है कम करंट, छोटी रोड है ज़्यादा करंट। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ठीक है।
हीट ट्रांसफर कम हो पाएगी क्योंकि लार्ज रोड है, छोटी रोड है तो ज़्यादा हो पाएगी। ये बात थी। तो अगली चीज आ गई है, हीट करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रोड। हीट करंट जो है वो लेंथ ऑफ रोड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, अब तीनों इक्वेशन को जब एक साथ मिला के रखेंगे, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 कंबाइंड, तीनों इक्वेशन को अगर हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, जो थर्मल करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है भाई टेम्परेचर डिफरेंस, एरिया और लेंथ के। अब बेटा इन तीनों के लिए अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, जिस कांस्टेंट को मैंने लिख दिया है के से। ठीक है, ये के जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेटा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, सो ऑब्वियस सी बात है। के की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यही चीज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बेटा जो थर्मल करंट है वो हो जाता है के, उसके बाद में लिख देता हूँ ए, टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस को मैं डेल्टा टी से लिख देता हूँ अपॉन एल। ये वाली बात ही बिल्कुल सही है, थर्मल करंट है ऐसा लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थर्मल करंट इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल। हाँ, यहाँ पे बेटा जो के डिफाइन किया गया है हियर, के जो है वो अपने पास में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, अब बेटा जो के है ना उसको एक और नाम भी दिया जाता है, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, और जो नाम दिया जाता है वो है थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि ये बता रहा होता है कि भाई कितनी ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी है। क्योंकि के की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, के की वैल्यू जैसे 1000 है तो ये अपने पास में और ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0.1 है तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इसको बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, या इसका जो प्रॉपर नाम है वो होता है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में भी लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उससे पहले इन सब को ही थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। बेटा हीट करंट का जो फॉर्मूला है ना उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके दूसरी किसी फॉर्म में लिखना चाहें, अदर फॉर्म, तो वो क्या हो जाती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई एल। माइनस क्या सजेस्ट कर रहा है बेटा, जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर घटेगा उस डायरेक्शन में हीट फ्लो करेगी, तो इसलिए ये माइनस है, ये आ गया है। थर्मल करंट की तो अपने पास में अलग से ही डायरेक्शन लिखते हैं तो उस केस में ये दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे ऐसा करके इसका आंसर आता है। तो ये है बेटा ओम्स लॉ। ठीक है, आगे जाके इसको समझोगे तो ये ओम्स लॉ जैसा ही नजर आएगा, नॉर्मल वाला जो ओम्स लॉ होता है ना वैसा ही नजर आएगा। एक टॉपिक और करने हैं, उसके बाद में प्रॉपर चीजें आपको दिखने लग जाएंगी, फ्यूचर अपना दिखाई देने लग जाएगा कि भाई कितने अंधेरे में है। ये अपना फ्यूचर है बेटे, ये देख बिल्कुल ब्लैक ही है ये। ना ना फ्यूचर राइट है, डॉक्टर बनना ही बनना है, मजाक कर रहा था वो तो मैं बेटे। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, जो बेटा थर्मल कंडक्टिविटी है उसको लिखा जाता है के से। थर्मल कंडक्टिविटी है उसको कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है बेटा के से। यहाँ पे अभी अभी थर्मल कंडक्टिविटी लिखी थी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता था जो के आता था, वो इसको बोला जा रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके बारे में लिख रहा हूं मैं। तो बेटे थर्मल कंडक्टिविटी is a property of material that
tells us how well it conduct heat। ये अपने पास में बता रही होती है कि कोई मटेरियल है वो कितना ज़्यादा हीट को कंडक्ट करेगा, इस चीज़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है बेटे। ठीक है, किसी की थर्मल कंडक्टिविटी अगर हाई है तो वो गुड कंडक्टर है, किसी की थर्मल कंडक्टिविटी अगर लो है तो वो बैड कंडक्टर है या वो इंसुलेटर है। ओके, तो इस चीज को भी लिख लेते हैं, मटेरियल विद हाई थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यूज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे कि मेटल्स हैं। ठीक है, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो है वो अपने पास में बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मटेरियल विद लो थर्मल कंडक्टिविटी या लो के वैल्यूज आर पुअर कंडक्टर, या फिर पुअर कंडक्टर का नाम होता है इंसुलेटर ऑफ हीट। इसका एग्जांपल है जैसे कि प्लास्टिक ये सब होता है ना, इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। ठीक है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट होती है वोट पर मीटर पर केल्विन। ये है थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। तो इस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी को, और सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हमने लिख ली हैं। ओके, तो बेटा अब इन सारी चीज़ों को एक साथ करने का वक्त आ गया है। ठीक है, एक चीज़ बस थोड़ी सी बची हुई है जिसका नाम है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस है, इसको RTH से हम लिखा करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ओम्स लॉ लिखा है तो भाई थर्मल रेजिस्टेंस भी आएगा। देखो तो बेटा इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जो थर्मल करंट था उसका फॉर्मूला था KA डेल्टा T बाई L। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, डेल्टा T मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे चला गया अपने पास में L अपॉन K। ठीक है, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। ये समझाता हूं मैंने इसको थर्मल रेजिस्टेंस लिखा क्यों है। देखो बेटा अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी में एक आइडिया मुझे आया, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, यहां पे है थर्मल करंट। थर्मल करंट का मतलब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। जो इलेक्ट्रिक करंट था वो फ्लो करता था पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, थर्मल करंट है वो फ्लो करता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, यहां पे जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता था रो एल बाई ए। पर बेटा रो है उसको लिख देते थे हम 1 अपॉन सिग्मा इंटू एल बाई ए, और रो था वो था रजिस्टिविटी, और 1 जो अपने पास में सिग्मा है, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी में ये रिलेशन होता है जो कि मैंने लिखा है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हो गया है 1 अपॉन के एल बाई ए। ठीक है, जो कि रो एल बाई ए के ही इक्विवेलेंट है, या 1 अपॉन सिग्मा एल बाई ए के इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ऐसे करके ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा जो ओम्स लॉ था ना वो बना था। इधर पे सारी की सारी चीज़ें अब कंपेयर करके लिखते हैं ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमें वो चीज़ें याद रह सके। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से चीज़ें याद रखना थोड़ा सा इजी हो सकता है, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बार बार बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ना है ही, क्योंकि क्लास 12th भी करनी है और भाई नीट भी करना है, तो कोई भी अपना जो लॉजिक है उस वजह से आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पहली जो अपने पास में चीज़ करने वाले हैं वो है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इस तरफ लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिसिटी।
राइट साइड में मैं लिख रहा हूं हीट। एक तरफ है इलेक्ट्रिसिटी, एक तरफ है हीट। दोनों चीजों को कंपेयर करके लिखते हुए चलेंगे, मजा करते हुए लिखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, आसान आसान चीजें हैं बेटा। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो कैरी करी जाती है, कैरी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी मटेरियल के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, वही बात अगर मैं बेटा हीट की करूं, जो हीट है वो भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कैरी करी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के जो वाइब्रेशन है उस वजह से ही हीट फ्लो करती है। कैरी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, जो अपने पास में दोनों के दोनों है ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कैरी करते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है वो हीट का भी गुड कंडक्टर होता है। भाई इतनी सी बात है। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हम करते हैं वो है बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है उसको आई से लिखा जाता था। इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे किया जाता है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से भी इसको लिख देते थे। यहाँ पे जो बेटा क्यू से लिखा गया है वो है, स्मॉल क्यू से लिख देता हूँ, वो है अपने पास में चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसकी जो एसआई यूनिट आती है वो है एम्पियर। ओके, ऐसे ही अपने पास में है थर्मल करंट, या फिर इसको बोल देते हैं हीट करंट। हीट करंट, हीट करंट को लिखा जाता है ITH से। हीट करंट है, इसका फॉर्मूला हो जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ पे जो क्यू लिखा हुआ है वो है हीट, और जो हीट है उसकी यूनिट होती है बेटा वोट। थर्मल करंट या जो हीट करंट है दोनों की यूनिट होती है वोट। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो होती है एम्पियर। नेक्स्ट है अपने पास में थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कि लिखा जा रहा है डेल्टा वी से। ऐसे ही हीट के अंदर में जो होता है उसको बोला जाता है टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से जो हीट फ्लो करती है उसको बोलते हैं बेटा टेम्परेचर डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिसिटी में जो काम पोटेंशियल डिफरेंस करता था वहां यहां पे वही काम टेम्परेचर डिफरेंस करता है। ठीक है, हीट जो फ्लो करने का लॉजिक है वो है टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ पॉइंट, उसको लिखा जाता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर। आर का फॉर्मूला हो जाता है रो एल बाई ए, या तो ऐसे लिख सकते हैं 1/सिग्मा एल बाई ए। ऐसे ही अपने पास में हीट वाले केस है, हीट वाले केस में जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस RTH। थर्मल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एल बाई ए, 1/रो एल बाई ए। ऐसे इस चीज को लिखा जाता है। ठीक है, फिफ्थ जो पॉइंट है वो लिखते हैं, उससे पहले इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं भाई रे। अच्छा, नेक्स्ट जो अपने पास में पॉइंट है वो है बेटा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ बिल्कुल आसान है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हीट का ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ऑफ हीट, उसको डिफरेंस डिफाइन किया जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस, करंट की जगह पे लिखेंगे थर्मल करंट, और रेजिस्टेंस की जगह पे लिखेंगे
थर्मल रेजिस्टेंस। इसमें बेटा अपने पास में जो काम करता था वो था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है। हीट वाले केस में जो हीट कैरी करता है जो डिवाइस, उसको लिखा जाता है रोड से। रोड को बेटा इस तरीके से बनाएंगे। बनाने में हम दोनों को सेम ही बना लेंगे क्योंकि वो भी एक टाइप से तो रेजिस्टेंस ही तो है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरीके से अपने पास में इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों की दोनों रिलेट कर पाते हैं। ओके मेरे बच्चे, लो तो भाई। अब बेटा रेजिस्टेंस की कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो जो चीज़ें हैं उनको मैं लिखवा दे रहा हूँ। उन चीज़ों के बारे में पता हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें तो नहीं आने वाली हैं, और जो भी खतरनाक चीज़ें आएंगी अगली बार पढ़ ही लोगे, ठीक है, या जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर होगा उसमें पढ़ ही लेना है। तो इसलिए यहाँ पे जो लिखने की ज़रूरत है उतनी ही लिखते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज का एक फॉर्मूला होता है, वो लिखने वाले हैं। अगर बेटा कोई भी रेजिस्टेंस है, 1 2 3 मान लेते हैं, 3 रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्ट है, R1 R2 और R3। इन सब में जो करंट फ्लो कर रहा होता है, सीरीज में करंट है वो सेम फ्लो कर रहा होता है। सीरीज में क्या सेम होता है बेटा? सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। और अगर इन तीनों को मिला के मैं एक रेजिस्टेंस बना दूं तो उस रेजिस्टेंस को बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके अंदर में भी करंट फ्लो करेगा, वो सेम ही फ्लो करेगा जो इनमें फ्लो कर रहा था उसके ही बराबर, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसका फॉर्मूला हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों जो अपने पास में रेजिस्टेंस है उन सब का सम कर देंगे, तब जाके आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज। नेक्स्ट है अपने पास में रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस है उनको अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, वो वाला केस। देखो बेटा, एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस, R1 R2 और R3। तीनों को हमने बेटा कनेक्ट किया हुआ है, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब तीनों से मिला के अगर मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूं तो उस रेजिस्टेंस को बोला जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। पैरेलल में जब भी हम कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल में तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। इक्विवेलेंट है, उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम ही रहेगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पैरेलल में, उसका फॉर्मूला याद रखो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला अपने पास में आता है। पैरेलल में और सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उनकी चीजें हमने लिख ली। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो रूल है जिसके बारे में पता होना चाहिए वो है किरचॉफ करंट रूल। किरचॉफ्स करंट लॉ या रूल, किरचॉफ करंट लॉ। ओके बेटा, देखो किरचॉफ करंट लॉ है वो क्या बता रहा होता है। एक अगर अपने पास में एक पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट पे मल्टीपल डायरेक्शन से करंट आ रहा है और कहीं से करंट जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपने पास में वो जंक्शन बन रहा है, इधर से आने वाला करंट है I1 I2, ये वाला करंट है I3 I4 I5। इस तरीके से करंट है और ये जो चीज बन रही है इसका नाम होता है जंक्शन। ओके बेटा, किरचॉफ करंट लॉ क्या बताता है कि जितना करंट किसी जंक्शन पे आ रहा होगा उतना ही करंट उस जंक्शन से जा रहा होगा।
जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। तो किरचॉफ करंट रूल लो क्या है या करंट रूल क्या है कि इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट हमेशा आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। इस जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट है इनकमिंग, I1, I4 और I5 ये है इनकमिंग करंट। बाहर की तरफ जाने वाले करंट I2 और I3 हैं। तो ये अपने पास में किरचॉफ करंट लो, जितना इनकमिंग करंट है बेटा उतना ही आउटगोइंग करंट है। इसको दूसरे और तरीके से भी लिखा जाता है, अदर वे। देखो बेटा, अगर हमें किसी करंट की डायरेक्शन ही ना पता हो तो उस केस में क्या कर लेते हैं, तो उस केस में बेटा सारे के सारे करंट को या तो आउटगोइंग करंट मान लेंगे या तो सारे के सारे को इनकमिंग करंट मान लेंगे। तो मैं इस केस में मान ले रहा हूं कि सारे के सारे करंट है वो इनकमिंग करंट ही हैं। I1, I2, I3, I4 और I5 सब करंट उस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ करंट नेगेटिव होंगे कुछ करंट पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव करंट है मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, बस इतना सा सिंपल सा मीनिंग होगा। डायरेक्शन नहीं पता हो तो इसको ऐसे लगाएंगे और क्या इक्वेशन बनेगी इसमें बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 सबका सम मिला के 0 बनेगा। तो ऐसे केस में सब करंट को इनकमिंग करंट मान लेना और उसके अकॉर्डिंगली सब करंट है उनका सम कर देंगे 0। ये होता है किरचॉफ का करंट लॉ। करंट लॉ नहीं, करंट रूल या करंट लॉ। ओके, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब स्टार्ट करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ही खतरनाक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन देखो इस तरीके से है, थ्री आइडेंटिकल रोड्स आर एज शोन। तीन आइडेंटिकल रोड हैं, इस तरीके से बनाई हुई है हम। एक रोड है बेटा इस तरीके से, ये जो कनेक्टेड है ये है दूसरी रोड। तो ऐसे ये जो कनेक्टेड है ये है भाई तीसरी रोड। इस तरीके से तीनों रोड हैं, ये अपने पास में कनेक्टेड हैं और तीनों रोड के कुछ एंड है जिनका टेम्परेचर गिवन है। ये वाला एंड कनेक्टेड है 70 डिग्री सेल्सियस पे, इस वाले एंड पे जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, इस वाले एंड पे जो टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री सेल्सियस, और जो इनका जो जंक्शन बन रहा है वहां का टेम्परेचर है कैपिटल टी। ठीक है, और जो जंक्शन का टेम्परेचर है वही हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन अपना पास में यही है, जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर ही हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन है उसको साइड में लिख देता हूं, फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। इधर जो जंक्शन बन रहा है ये वाला जो जंक्शन है, इस जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। चलो तो वही करते हैं, इस आंसर को सोल्व, क्वेश्चन को सोल्व। देखो कोई भी अपने पास में रोड है, उस रोड को किससे रिप्लेस कर देते हैं हम, एक रेजिस्टेंस के साथ में। तो जो तीनों रोड हैं उनको मैंने एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया है, अलग अलग रोड का अलग अलग रेजिस्टेंस है। बट सारी रोड अगर आइडेंटिकल हैं तो सबका रेजिस्टेंस हो जाएगा R। जंक्शन का टेम्परेचर है T, यहाँ का टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, नीचे का टेम्परेचर है 20 और 60, 20 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का है 60 डिग्री सेल्सियस, और ये जो जंक्शन वाला टेम्परेचर है यही निकालना है। तो बेटा इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें जंक्शन बन रहा हो, अगर बेटा जंक्शन बन रहा है इसका क्या मतलब है, जंक्शन बनने में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही ना। जंक्शन जब भी अपने पास में बन रहा होगा उसमें तीनों जो करंट हैं उनको इनकमिंग मान लेते हैं। ठीक है, और उनका सम करके 0 कर देते हैं। किरचॉफ करंट लॉ इसमें लगाते हैं। ऊपर वाले जंक्शन से I1 करंट आ रहा है, इस जंक्शन से I2 और नीचे वाले जंक्शन से नीचे वाले से
इस रेजिस्टेंस से जंक्शन की तरफ I3। ऐसे करके 3 करंट यहाँ पे इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं किरचॉफ करंट रूल। ठीक है, या किरचॉफ करंट लॉ भी इसको बोल देते हैं। इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो तीनों इनकमिंग करंट ही हैं, तो तीनों करंट का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, सबका मिला के हो जाएगा 0। I1 है, इसकी वैल्यू लिखते हैं। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। थर्मल करंट की बात हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस। इधर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होगा, देखो जो करंट है वो फ्लो करता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, तो 70 हाई है, T लो है, टेम्परेचर डिफरेंस बन जाएगा 70 माइनस T, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो है R। I2 लिखते हैं। I2 वाला करंट है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो गया है 20 माइनस T अपॉन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ऐसे ही I3 को लिखेंगे 60 डिग्री माइनस T अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, R को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे राइट साइड में ले जाके। इधर बचेगा 70 माइनस T प्लस 20 माइनस T प्लस 60 माइनस T इज इक्वल टू 0। 70 प्लस 20 प्लस 60, ठीक है, तो ये हो जाता है 150 माइनस 3T विल बी इक्वल टू 0। 150 अपने पास में इक्वल टू हो जाता है 3T। T की वैल्यू होती है 150 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब है जो जंक्शन है वहाँ का टेम्परेचर बन गया है 50 डिग्री सेल्सियस। ये बन जाता है अपने पास में आंसर। ठीक है, इतना सिंपल सा एक केस है। अगर बेटा तीनों ही रोड आइडेंटिकल हैं, उसके लिए तो एक और रिजल्ट भी आ जाता है। उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों रोड अगर आइडेंटिकल हों, ठीक है, इफ ऑल द रोड्स आर आइडेंटिकल, तो जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर कैसे निकाला जाएगा कि भाई यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर, इन तीनों का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा। इसका एवरेज है वो क्या निकल के आएगा अपने पास में, 70 प्लस 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाता है 150 बाई 3, मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस। जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर निकल के आ जाता है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे भी इसको निकाला जा सकता है, ऐसा करने में भी कोई गलत बात नहीं है। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं बेटा। 4 आइडेंटिकल रोड्स आर एज सोन। 4 आइडेंटिकल रोड है उनको हमने बनाया हुआ है, और साथ साथ में उसमें जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। इस केस में जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेटा ये कैलकुलेट करते हैं। जो बेटा अपने पास में रोड है वो इस तरीके से हैं। एक रोड है, दूसरी रोड है, ऐसे है ये तीसरी रोड है, ऐसे है ये चौथी रोड। ऐसे करके ये जो 4 रोड हैं ये बनाई गई हैं। ओके, इनका जो जंक्शन है वहाँ का टेम्परेचर है T, और जो इस एंड का टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, और इस तरफ का जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है, तो आइडेंटिकल रोड वाले क्वेश्चन में तो दिक्कत है ही ना। ठीक है, जब भी आइडेंटिकल रोड हो, ये और ये चारों रोड जो हैं वो आइडेंटिकल है, तो उस केस में जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर क्या आ जाता है, ये सारे टेम्परेचर का एवरेज। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10
डिवाइडेड बाई 4 रोड कनेक्टेड थी तो 4। तो अब इसका आंसर है वो अपने पास में आ जाता है 70 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 4। 70/4 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया इस केस में आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। इस तरीके से है अपने पास में एक रोड। ओके, इस रोड में इस तरफ है 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरफ का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जो बिल्कुल मिड का जो पॉइंट है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो रोड हैं जिनको हमने साइड बाय साइड कनेक्ट किया है। लो, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा प्रॉपर से लिख देते हैं। दो रोड हैं, ठीक है, जिनको हमने साइड बाय साइड कनेक्ट किया है। एल लेंथ की है दोनों की दोनों रोड। टू रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। वन हैज रेजिस्टेंस, एक जो रोड है उसका रेजिस्टेंस है आर एंड अदर हैज 10R। इसका रेजिस्टेंस है आर, इसका रेजिस्टेंस है 10R। ओके, तो इस केस में निकालना है फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ देयर जंक्शन। उनके बीच में जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन का टेम्परेचर है वो हमें कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, देखो तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व कर पाएंगे। लो तो भाई, एक ये रोड है, एक ये रोड है। रोड को बेटा रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। ये मैंने रेजिस्टेंस आर लिख दिया, इसमें दूसरी तरफ का रेजिस्टेंस है वो मैंने 10R लिख दिया। इधर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इधर का है 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है T। ओके, अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि जो करंट है वो कहाँ से फ्लो करेगा, 100 से 0 की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। आई करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है। ठीक है, इधर से जो करंट आ रहा है, क्योंकि सीरीज में हमने पढ़ा था करंट है वो सेम रहता है, तो उधर से जो करंट आ रहा है वो आगे की तरफ में चला जा रहा है। आई इधर वाला करंट है और राइट वाला करंट है, दोनों सेम ही है। यहाँ पे जो करंट है इसके अंदर से जो करंट गया है वो लिख देते हैं टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। देखो बेटा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, 100 से टी की तरफ में। तो हाई टेम्परेचर है 100, लो टेम्परेचर है टी, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 100 माइनस टी अपॉन आर। इस केस में भी लिखते हैं कि अपने पास में टी से 0 की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो हाई टेम्परेचर है टी, लो टेम्परेचर है 0, तो टी माइनस 0 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो है 10R। आर से आर कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 माइनस 10T विल बी इक्वल टू T। 1000 है उसकी वैल्यू हो जाती है 11T। तो जो जंक्शन का टेम्परेचर उसकी वैल्यू हो गई है 1000/11 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से अपने पास में जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर आ जाता है। ओके बेटा, फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिंपली इसी टाइप का ही। ठीक है, टू कंडक्टिंग रोड्स आर joined in series are as shown। दो कंडक्टिंग रोड है जिनको कि हमने सीरीज में कनेक्ट किया है और वो इस तरीके से हैं। ठीक है, एक जो रोड है उसकी लेंथ है 2L, दूसरी जो रोड है उसकी लेंथ है L। ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A, इसका भी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। ओके,
इस तरफ का टेम्परेचर है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरफ जिस टेम्परेचर से कनेक्टेड है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है 2K। तो इसका जो जंक्शन है उसका टेम्परेचर निकालना है। फाइंड आउट टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। इसका जो जंक्शन बन रहा है उस जंक्शन का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, ये जो LT है उसको हमने लेट किया है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। बेटा पहली वाली जो रोड है ना उसका रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ सबसे पहले तो मैं। तो फर्स्ट वाली रोड है उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R1 जो कि होता है 1/K L/A। इसका आंसर बन जाता है ये 2L/K। ओ भाई, दूसरी वाली तरफ की जो रोड है ना उसका रेजिस्टेंस है R2, उसकी वैल्यू होती है 1/2K इंटू L/K। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में भी। तो L/K इसको मैं मान लेता हूँ R। तो जो R2 है उसकी वैल्यू हो जाती है R/2 और R1 जो है उसकी वैल्यू हो जाती है 2R। देखो तो बेटा करते हैं अब इसको सोल्व। एक जो इधर का रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया है 2R और इधर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो है भाई R। 2R और R/2। ठीक है, इस तरफ का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट साइड का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो है T और यही हमें कैलकुलेट करना है। बेटा इस तरफ से जो करंट आ रहा है इस तरफ से भी उतना ही करंट जा रहा होगा क्योंकि दोनों सीरीज में ही है, तो सीरीज में जो करंट है वो सेम ही जाता है। ठीक है, तो इस करंट है इसकी वैल्यू लिखते हैं, लेफ्ट वाला करंट और राइट वाला करंट दोनों सेम ही है। तो इस करंट की वैल्यू लिखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है 100 - T अपॉन रेजिस्टेंस है 2R। सिमिलर चीज हम राइट साइड में अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T - 0 अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस है R/2। तो इसको जो 2 है उसको ऊपर ले गए तो ये बन गया है 2T अपॉन R, इधर बन गया है 100 - T अपॉन 2R। तो बेटा यहाँ पे R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 - T/2 इज इक्वल टू 2T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 - T इज इक्वल टू 4T, 100 हो जाएगा, इस T को भी राइट साइड में ले गई तो 5T और जो T है उसकी वैल्यू हो चुकी है 100/5 जो कि होता है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जो जंक्शन है बेटा उसका टेम्परेचर बन चुका है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा करके अपने पास में आंसर आ जाता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का। ओके मेरे बच्चे, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चंस में और कंसेप्ट्स में क्लियरिटी आ सके। 3 रोड हैं अपने पास में। देखो बेटा 3 रोड हैं इस तरीके से कनेक्टेड हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और इनका टेम्परेचर गिवन है अलग अलग जगह का अलग अलग। इस एंड का जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से जो 3 जगह हैं इनका टेम्परेचर गिवन है, जंक्शन का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो बेटा ये 3 रोड हैं इन रोड की प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं। इस रोड की जो लेंथ है वो है L, इस रोड की जो लेंथ है वो है L, इस रोड की जो लेंथ है वो है 2L। इस रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है। ठीक है, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है K, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है 3K। इस तरीके से अपने पास में अब 3 रोड हैं जिनका एरिया, लेंथ और थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है, तब जाके हमें इनको सोल्व करना है। तो जो फर्स्ट वाली रोड है उसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि R1 है इसका रेजिस्टेंस।
इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। तो बेटा R1 की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 1/K L/A। ठीक है, R2 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/K L/A। ठीक भाई, ऐसे ही बेटा R3 की वैल्यू आ जाएगी 1/3K 2L/A। तो इसकी वैल्यू मैंने मान ली है R के, जो अपने पास में L/K है उसकी वैल्यू R मान ली है, तो इसकी वैल्यू भी R ही बन जाएगी। इसकी वैल्यू बन जाएगी 2/3R। ऐसे करके जो तीनों रेजिस्टेंस है वो बन चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको रीड्रॉ करूंगा तो देखो कैसा सिनेरियो बनने वाला है। इधर का रेजिस्टेंस है बेटा R, इस तरफ का रेजिस्टेंस है R, इस तरफ का रेजिस्टेंस है 2/3R। इधर का टेम्परेचर है T, यहाँ का टेम्परेचर है 10, यहाँ का है 20 और यहाँ का है 40 डिग्री से। अब इस केस में इधर जो जंक्शन बना है, इस जंक्शन का टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है कि जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो तीनों करंट हैं उनको इनकमिंग करंट मान लेते हैं। ये है I1, I2 और I3। तीनों करंट को क्या मान लिया है बेटा, इनकमिंग करंट। तीनों आइडेंटिकल नहीं है तो एवरेज वाला आंसर गलत होगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू क्या हो जानी है बेटा, 0। इधर का जो I1 करंट है उसको लिखता हूँ 10 - T/R। इधर वाले को लिखेंगे तो 20 - T/R प्लस 40 - T/2/3R विल बी इक्वल टू 0। R को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बच जाएगा 10 - T 20 - T प्लस 40 - T/2/3। ठीक है, इसकी वैल्यू बन रही है अपने पास में 0। देखो 10 + 20 बन जाएगा 30 - 2T। 3/2 है उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 120/2। 120/2 बन जाएगा 60 - 3/2T इज इक्वल टू 0। ठीक है, 60 + 30 बन जाता है बेटा 90 और 2T और 3/2T ये राइट में चले जाते हैं। तो ये हो चुका है अपने पास में 1.5 और 2 तो बन जाता है 3.5T इज इक्वल टू 90। टी की वैल्यू हो जाती है 90/3.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकाल लिया गया है। ओके बेटे, तो यहाँ तक में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसको 25/7 भी 25.7 डिग्री सेल्सियस भी लिखा जा सकता है। ओके बेटा, तो इसी पैटर्न पे अगले टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो करते हैं। अगला जो अप्रोच है वो देखना कि अपने पास में क्या अप्रोच है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बेटा नीट में आए हुए हैं तो इसलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो, 2 रोड्स आर कनेक्टेड टू identical dimension road are connected in series. They are having thermal conductivity उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बेटा K1 एंड K2 इस तरीके से है उनकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो उस केस में फाइंड आउट देयर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इनकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो पहले केस में देखो ऐसे हैं रोड, 2 रोड हैं बेटा,
दो रोड हैं, एक की थर्मल कंडक्टिविटी है K1, एक की है K2, और दोनों की जो डायमेंशन है वो आइडेंटिकल है। तो एरिया मान लेते हैं, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A मान लिया है, दोनों की लेंथ L मान ली है, और साथ साथ में थर्मल कंडक्टिविटी मान ली है K। अब देखो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है कि ये जो रोड हैं, ठीक है, इनसे मिला के मैं एक ऐसी रोड बना दूं बेटा, ठीक है, राइट साइड में लिख देता हूं, इनके ही साइज की मैंने एक ऐसी रोड बना दी है जिस जो डायमेंशनली देखे तो सेम ही है। इसकी जो लेंथ है वो बन जाएगी 2L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। ठीक है, डायमेंशनली देखें तो बिल्कुल सेम की सेम दिख रही हैं ये भी। ठीक है, अब इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है एक ही मटेरियल की, उस थर्मल कंडक्टिविटी को बोला जाएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ताकि दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो सके। लेफ्ट वाली रोड और राइट वाली रोड बेटा, दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, सेम। तो इस केस में देखो, इसको स्वयं सोल्व कर देते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं। ये अपने पास में दो रोड से मिलके बना है, एक रोड है ये, एक रोड है ये। तो इस रोड का जो थर्मल रेजिस्टेंस है और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो लिखते हैं 1/K1 L/A, 1/K2 L/A। अब जो कंप्लीट मिलके बन गई है उसका बन जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/K इक्विवेलेंट इंटू 2L/A। इसी में K इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू बतानी है हमें। चलो तो नेक्स्ट देखो, ये दोनों की दोनों सीरीज में कनेक्टेड थी, तो इस चीज का यूज करके R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाली जो कि आई है R1 प्लस R2। ओके बेटा, ये अपने पास में इधर लिख लेते हैं, एक कंबाइन से ही सोल्व कर देते हैं। सिंस जैसा कि हमें पता है तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है R1 प्लस R2। R1 जो है उसकी वैल्यू लिखता हूं मैं, R इक्विवेलेंट की आ गई है K इक्विवेलेंट इंटू 2L/A। R1 की वैल्यू हो गई है 1/K1 L/A प्लस 1/K2 L/A। L/A तो L/A कैंसिल कर देगा, तो इसका आंसर आ जाता है 2/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये हो जाता है इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का आंसर। ठीक है, या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है, इस टर्म को तो मैं राइट में ले गया, बाकी सब टर्म्स को लेफ्ट में ले आया, तो ये बन जाती है 2/1/K1 प्लस 1/K2। ऐसा रिजल्ट ऑलरेडी भी हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, जो कि आ जाता था अपने पास में हार्मोनिक मीन, वो जब यूज करते थे जब कोई कार चल रही है किसी रोड पे और इक्वल इक्वल डिस्टेंस में जो वेलोसिटी है उनका रेशियो है, उनकी वैल्यू है v1 v2 v3 गिवन है, तो टोटल जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी निकालते थे। ऐसे क्वेश्चन में ये काम आता था। और बेटा सीरीज में जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है उसका रिजल्ट ये आ गया है, जो कि हमें हमेशा के लिए याद ही रखना है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में भी, और ऐसे पैकेज वैकेज में मिल जाएंगे। ठीक है, जेई मेंस में तो बेटा सारे टाइप के क्वेश्चन आए हुए ही हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में सब कुछ आया हुआ ही है। चलो नेक्स्ट है अपने पास में जो क्वेश्चन वो करते हैं इसी पे बेस्ड, सीरीज पे ही बेस्ड। टू रोड्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K and 2K with same dimension are connected in सीरीज। सेम डायमेंशन की हैं और दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, तो उनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। फाइंड आउट देयर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ये हो जाता है अपने पास में क्वेश्चन। तो बेटा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकल के आएगी,
अगर दोनों की दोनों रोड सीरीज में कनेक्टेड हैं, आइडेंटिकल शेप की हैं, तो उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हो जाती है हार्मोनिक मीन। तो 2/1/K1 प्लस 1/K2, तो 2/1/K प्लस 1/2K। इसका आंसर हो जाएगा 2, और इसमें 2K आ गया है एलसीएम, तो K प्लस 2K। तो ये 2 के ऊपर चला गया तो 4K बेटे 2K स्क्वेयर था यहाँ, 4K स्क्वेयर अपॉन 3K, एक K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी 4/3K। बस, तो ये इतना सा आंसर है इसका। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं अब सीरीज में। अगर दो रोड सीरीज में कनेक्टेड हैं, दो आइडेंटिकल रोड, तो उस केस में थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, या इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। ओके, तो वही लिखते हैं एग्जाम्पल। इफ टू रोड्स आर इन पैरेलल with same dimension and with thermal conductivity K1 and K2, और उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K1 और K2। तो इस केस में फाइंड आउट इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस केस में जो इनकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बन गई है, दोनों से मिला के जो बनेगी, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे हैं अपने पास में दो रोड, ऐसे करके बेटा दो रोड हैं जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, दोनों की डायमेंशन आइडेंटिकल है, दोनों की लेंथ है वो L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E है, और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1 और K2। अब इन दोनों रोड से मिलके एक रोड बनाएंगे तो इस तरीके की हमें नजर आएगी, जिसके की लेंथ है ना L है, इस रोड की जो लेंथ है हो जाएगी L, और इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 2A, और इसकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वो हो जाएगी K इक्विवेलेंट। ओके बेटा, तो अब इस केस में देखो, ऊपर वाली जो रोड है उसका रेजिस्टेंस मान लेता हूं R1, नीचे वाली जो रोड है उसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R2। R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/K1 L/A, R2 है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/K2 L/A, R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/K इक्विवेलेंट इंटू L। अब इसका जो एरिया है ना वो हो चुका है बेटा डबल, तो जो बन जाएगा 2A। ठीक है, अब मुझे पता है कि दोनों के दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाता है, इन पैरेलल। दो रोड अगर पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, K इक्विवेलेंट इंटू 2A डिवाइडेड बाई L। R1 है वो हो जाएगा K1 इंटू A बाई L, K2 इंटू A बाई L। तो A से A कैंसिल आउट, कॉमन लेके K से K कैंसिल आउट, तो 2 इंटू K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है K1 प्लस K2 बाई 2। ये जो आंसर है ये अपने पास से बन गया है बेटा अर्थमेटिक मीन या तो एवरेज। अगर दो रोड को हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो उस केस में जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू हो जाती है K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आंसर आ जाता है। अब बेटा ये जो पॉइंट हमने सीखे ना इनको नोट करके लिख लेते हैं, ताकि कभी कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ही इनको यूज कर सकें।
ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड इन सीरीज एंड पैरेलल। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ रोड्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में और पैरेलल में थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहला केस है सीरीज वाला केस जो है वो, उसमें क्या है, व्हेन सेवरल आइडेंटिकल रोड्स विद डिफरेंट थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 K3 अप टू Kn, अलग अलग कंडक्टिविटी है, ठीक है, आइडेंटिकल रोड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। देन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी is harmonic mean of their individual कंडक्टिविटीज। इनकी जो इंडिविजुअल कंडक्टिविटीज है उनका हार्मोनिक मीन होगी, ठीक है। तो बेटा एन रोड अगर कनेक्टेड है तो उससे फॉर्मूला क्या बन जाता है, हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन अपॉन 1/K1 प्लस 1/K2 अप टू सोन 1/Kn। ये होता है अपने पास में हार्मोनिक मीन, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तब उनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है वो लिखते हैं, when several identical rod of different thermal conductivity, अलग अलग जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो है K1 K2 अप टू Kn, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सब के सब अपने पास में पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल की स्पेलिंग ए आना था, हाँ ठीक है, सबको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। देन इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी will be arithmetic mean, इसमें आ जाएगी के इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 अप टू Kn डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उससे डिवाइड कर दिया, बस ये बन गया थर्मल कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है बेटा। पहले वाले केस में ये हमने इस चीज़ को निकाला ही था, अगर दोनों के दोनों सीरीज में हैं तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी 2/K1 प्लस K2 दो के लिए निकाला था, और अगर पैरेलल में थी तो पैरेलल में ये हमने रिजल्ट निकाला था, उस चीज़ का यूज करके ही हमने इस रिजल्ट को लिखा है। तो इसलिए रिजल्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुश्किल रिजल्ट नहीं है बेटा, रिजल्ट बिल्कुल आसान है, ठीक है। अगला अपने पास में जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा क्लास 12th के सिलेबस में ही है, ठीक है। तो जिस बच्चे को इस बारे में पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो अब यहाँ पे जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ उस चीज़ को डायरेक्टली याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्लास 12th में ही आएगा, बट इस पे एक आधा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा इस बारे में हमें पता भी होना चाहिए, तो इसलिए है इस चीज़ को, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई
व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा जाएगा। ठीक है, क्लास 12th वाला जो चैप्टर है उसमें। पर अभी के लिए इस चीज को आपको याद ही रखना है। बेटा 5 रजिस्टेंस है जिनको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, ऐसे कनेक्ट करके बीच में एक रजिस्टेंस को ऐसे, पहले तो ऐसा ब्रिज वो बनाया, ठीक है, उसके बाद में इनके बीच में एक ब्रिज बना दिया, पहले सेटअप सा बना के उनके बीच का ब्रिज बना दिया है। ठीक है, ये अपने पास में रजिस्टेंस है और इस चैप्टर में इन सबको रोड मान लेंगे। ठीक है, 5 रोड है, उनको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल है V, यहाँ का पोटेंशियल है 0, कुछ भी हो सकता है, दोनों तरफ से हमने पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया। ओके बेटा, अब इस केस में अगर अपने पास में ये रजिस्टेंस, इनका कुछ नाम लिख देता हूँ, R1, R2, R3, R4 और R5। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है A, इस पॉइंट को नाम दे दिया है मैंने। ठीक है, अगर ऐसा होता है, इफ ऐसा है कि अपने पास में देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं और इससे मैं इसको डिवाइड कर दूं। ठीक है, या फिर ऐसे करें कि R1 से R3 को डिवाइड कर दूं, या R2 से R4 को डिवाइड कर दूं। ऐसा केस बनता है तो बेटा उस केस में हम बोलते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। इन दिस केस, इन दिस अबव केस, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। इस केस में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड रहता है। ठीक है, और अपने पास में जब भी बेटा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होगा उस केस में क्या रहेगा, उस केस में देन द करंट थ्रू R5 रजिस्टर विल बी 0। तो जो R5 वाला रजिस्टर है इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ये हो जाता है अपने पास में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस। ठीक है, अगर ऐसा रेशियो मिलता है इन चारों का, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है, ऐसा अगर अपने पास में बेटा रेशियो निकल के आता है तो उस केस में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा और R5 में से कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा। और R5 में से करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम है, या यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब है कि ए पे और बी पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, ए और बी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम है। अगर रोड है तो टेम्परेचर डिफरेंस बोल देंगे, और अगर अपने पास में रजिस्टर है तो उसको क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो जाता अपने पास में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस। बस इतना सा केस है, इसको ही याद रखना है, इस पे ही बेस्ट क्वेश्चन है वो करने हैं। चलो तो इस पे बेस्ट एक एग्जाम्पल करते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, 5 रोड ऑफ सेम डायमेंशन आर अरेंज एज शोन इन फिगर, दे हैव थर्मल कंडक्टिविटी K1, K2, K3, K4 एंड K5। इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अपने पास में इस तरीके से गिवन है। ठीक है, पॉइंट A एंड B आर मेंटेन एट डिफरेंट टेम्परेचर, A और B, ये वाला पॉइंट है A, ये है B, A और B है, इनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखा गया है। ठीक है, नो हीट फ्लो थ्रू द सेंट्रल रोड से कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगी, तो उस केस में जो थर्मल कंडक्टिविटीज हैं उनके बीच का रिलेशन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस मैंने इसके नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शंस का कुछ काम पड़ा नहीं है, इसलिए नहीं लिखे। ठीक है, तो बेटा करते हैं इसका आंसर, देखो क्या रहेगा। इस केस में आंसर क्या आएगा कि अपने पास में सेंट्रल में से कोई भी करंट नहीं जाना चाहिए, मतलब हीट फ्लो नहीं करना चाहिए।
मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। इसका मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस अपॉन यहाँ का रेजिस्टेंस R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। ठीक है, रेजिस्टेंस है वो K के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा K3 अपॉन K1 K4 अपॉन K2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होता है K2 K3 विल बी इक्वल टू K1 K4। ये हो जाता है इस केस में रिलेशन थर्मल कंडक्टिविटीज के बीच में। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन बनेगी जिस सिचुएशन पे इनके अंदर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। भाई इतनी सी सिंपल सिचुएशन है। ओके बेटे, चलो नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, टू कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ रेडियस r and 3r आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 एंड K2। दोनों को बनाया गया है, K1 और K2 थर्मल कंडक्टिविटी के हैं। द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस और कोएक्सियल हीट फ्लो में भी, तो दोनों को अगर सेम हीट फ्लो हो जाए दोनों में से। ठीक है, तो बेटा ये देखो इस तरीके से है सिलेंडर, एक सिलेंडर है अंदर की तरफ वाला, ये सिलेंडर है। ठीक है, एक इससे बाहर की तरफ का सिलेंडर है जो कि है इस तरीके। ठीक है, दूसरा वाला सिलेंडर है इस तरीके का सिलेंडर। ओके बेटा, अंदर वाला जो सिलेंडर है, एक है अपने पास में थोड़ा सा होलो सिलेंडर, एक है पूरा सॉलिड सिलेंडर। दोनों अपने पास में यहाँ से देखेंगे तो इस तरफ का और इस तरफ का दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम आएगा, मतलब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उस केस में हमें पहले तो दोनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब दोनों से मिला के अगर मैं एक बना दूं, ठीक है, तो उस एक को अपने पास में इस तरीके से वो एक नजर आएगा। ठीक है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बन जाएगी K इक्विवेलेंट और उसकी जो रेडियस है वो बन जाएगी 3R। 3R रेडियस का एक बन जाएगा वो। ठीक है, तो अब उसका जो K इक्विवेलेंट है उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है वही हमें कैलकुलेट करनी है। इसमें एक अंदर वाला है, एक इसके बाहर वाला है। तो अंदर वाला है उसका थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, बाहर वाले का रेजिस्टेंस। अंदर वाले का थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन K1 L अपॉन अंदर वाले का जो एरिया है वो, जो कि है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाहर वाले के लिए लिखता हूं, इस वाले के लिए वो हो जाएगा 1 अपॉन K2, इनकी जो लेंथ है वो है L। ठीक है, अब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सिर्फ इतना सा आएगा बेटा। टोटल इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो बनेगा पाई इंटू 3R स्क्वायर, माइनस अंदर वाले का एरिया घटा देंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर। R1 और R2 है, इनकी वैल्यू ये आ गई। इक्विवेलेंट अगर मैं बनाऊं तो ये अपने पास में इक्विवेलेंट सिलेंडर बन गया है, दोनों से मिला के एक सिलेंडर बना है जो। ठीक है, 1 अपॉन K इक्विवेलेंट L और इसका जो एरिया है वो क्या है 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, R1 R2 और R इक्विवेलेंट तीनों को लिख दिया है। फॉर्मूला इसका लिखेंगे तो अपने पास में पैरेलल में फॉर्मूला क्या हो जाता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है मतलब इसका रेसिप्रोकल है जो कि बनता है K इक्विवेलेंट इंटू 9 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। R1 है उसका रेसिप्रोकल बनेगा K1 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। R2 है उसका रेसिप्रोकल K2 इंटू 8 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। तो L को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को काट देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 9 इंटू K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस 8 K2। K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस 8 K2 डिवाइडेड बाई 9। ये बन जाता है बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस में चेक करते हैं कौन से वाला सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यही हमें निकालना था और यही हमने निकाल दिया है।
ठीक है, तो बेटे अगला क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन तो करने जरूरी हैं, क्वेश्चंस करने से ही इन सब कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगी। ये है बेटा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेटल रोड 1 and 2 ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स। उनके एंड के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी सेम ही है। देयर थर्मल कंडक्टिविटी आर K1 and K2, क्रॉस सेक्शन एरिया आर A1 and A2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन वन इज 4 times ऑफ दैट इन 2। रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन वन विल बी इक्वल टू 4 times रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन 2। पहले वाले के बीच में जो हीट कंडक्शन का रेट है, जो थर्मल करंट है, वही हीट कंडक्शन का रेट होता है बेटा। उसकी वैल्यू है I1, वो 4 गुना है I2 से। I1 की वैल्यू लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस, 4 टाइम टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस। दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही था, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया। 1/R1, R1 की वैल्यू लिखते हैं। अच्छा, इसको वैसे भी तो कर सकते थे बेटा। I1 वाला फॉर्मूला डायरेक्ट भी तो आता है हमें, के ए डेल्टा टी बाई एल, उसका हो जाएगा के ए डेल्टा टी बाई एल। इसका के और के अलग अलग है, दोनों का टेम्परेचर सेम था, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो आंसर क्या हो गया, K1A1 इज इक्वल टू 4 K2A2। रेजिस्टेंस भी लिख देते तो भी ये सेम ही चीज़ तो बनती थी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बनता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बेटा बी। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था, इस तरीके का इसमें कंसेप्ट यूज किया गया है, इतना सा सिनेरियो है। ओके मेरे बच्चे, कोई भी इसमें अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, जब भी मैं देखूंगा तुरंत से रिप्लाई कर दिया करूँगा। अगला बेटा अपने पास में जो नेक्स्ट सिनेरियो है, नेक्स्ट जो चीज़ है उसके बारे में शुरू करते हैं। तो बेटा अब हम करने वाले हैं डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, वह डेंसिटी ऑफ वाटर पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन भी है, उनको भी करेंगे। अब बेटा जो वाटर की डेंसिटी होती है ना, उसके बारे में लिखूं तो वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो देखो वाटर की डेंसिटी है उसका किस तरीके से बिहेवियर रहता है। डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ तो यहाँ पे बन नहीं पाएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से रहे। ठीक है, तो बेटा देखो वाटर की डेंसिटी है उसका ग्राफ ऐसे है। जब अपने पास में 4 डिग्री सेल्सियस तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम टेम्परेचर है, 0 टेम्परेचर पे भी डेंसिटी कम है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी। और 4 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी डेंसिटी है वो होती है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो यहाँ से पता चला है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ही मैक्सिमम होती है। ओके, तो अब इसके बाद में हम करने वाले हैं इसमें फ्रीजिंग ऑफ वाटर वाला केस, कि वाटर किस तरीके से फ्रीज होता है और कैसे कुछ उसमें सिनेरियो रहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बट थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, समझने की ट्राई करना। फ्रीजिंग ऑफ लेक, कई बार जब बहुत ज़्यादा सर्दियां होती हैं, ठीक है, तो उस केस में जो लेक हैं, जो नदियां हैं और या फिर जो नाले हैं, ये सारे के सारे जम जाते हैं। मतलब यहाँ पे इंडिया में तो ज़्यादा कुछ नहीं जमते हैं, ठीक है, बट जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जैसे रसिया, यूक्रेन, कनाडा, इन सब जगह पे ऐसा रहता है
कि जो पानी है, पानी का जोड़ है, ठीक है, जोड़ के किनारे बैठी सोचे जाऊं बेबेरी मैं, उसकी गली ना जानदी ठीक था। अरे मेरे शेर। लो तो भाई, लेक का जो है बेटा साइड व्यू मैंने बना दिया है, ठीक है। इस तरीके से अपने पास में है लेक, ठीक है। लेक को जब मैं कि अगर साइड से देखूं तो देखो किस तरीके से दिखाई देगी। ओके बेटा, लेक का जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस का टेम्परेचर मान लेते हैं नेगेटिव में टेम्परेचर चला गया -T°C, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पानी की डेंसिटी कहाँ पे होती है? 4°C पे। तो सबसे लोएस्ट सरफेस है बेटा, उसका टेम्परेचर होता है 4°C। पानी की जो सबसे नीचे वाली सरफेस होगी ना बेटा, उसका टेम्परेचर 4°C होता है, ताकि जो मछलियां हैं और पानी के जो जीव हैं वो नीचे की तरफ में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे है नेगेटिव टेम्परेचर, यहाँ पे है 4 से नेगेटिव की तरफ में इक्विलिब्रियम मतलब कि जो अपने पास में स्टेबिलिटी है वो एस्टेब्लिश होती जा रही है, ठीक है। फाइनल सिचुएशन जो है वो एस्टेब्लिश होती जा रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इधर तक की आइस जम चुकी है, ठीक है, कि बाहर का टेम्परेचर है -T है, तो यहाँ तक की जो आइस है वो फ्रीज हो चुकी है। तो इससे ऊपर में जो अपने पास में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो है आइस, ठीक है। आइस के नीचे की तरफ में जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है वाटर। ऐसा मान लेते हैं टी टाइम पे, किसी भी टी टाइम पे हमने देखा तो यहाँ तक की जो आइस थी वो फ्रीज हो चुकी थी, ठीक है। टी टाइम पे यहाँ तक की आइस फ्रीज हो चुकी है एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। और कितनी सी डेप्थ तक की आइस फ्रीज हो चुकी है? x डेप्थ तक की आइस है वो फ्रीज हो चुकी, ठीक है। और अगर मान लो मैं और थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ, ठीक है, टी से और थोड़ी सी देर बाद देखता हूँ, टी इज इक्वल टू टी प्लस टी टी, और थोड़ी सी देर बाद में, तो मान लेते हैं कि आइस है यहाँ तक की फ्रीज हो जाएगी, थोड़ी और ज़्यादा आइस फ्रीज हो जाएगी। टी टी टाइम में कितनी सी विड्थ की आइस है वो फ्रीज हो गई है? वो है अपने पास में dx, ओके। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेक का एरिया, वो मैंने कंसिडर कर लिया है बेटा आई ए। ऐसी अपने पास में सिचुएशन है, आइस है, आइस ही अपने पास में हीट को कंडक्ट करेगी, तो आइस की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मैंने मान के चल ली है कि। अब बेटा इसके अकॉर्डिंगली थोड़े थोड़े टाइम के बाद में कितनी सिचुएशन करती है, कितने टाइम में कितनी फ्रीज करेगी, सब चीज़ें हम लिखने वाले हैं, ठीक है। लिख देते हैं बेटा इसमें, लेट एक्स लेंथ ऑफ आइस वाज फ्रीज एट टाइम टी, टी टाइम पे इतनी सी आइस फ्रीज हो चुकी है, एंड एक्स प्लस डी एक्स लेंथ, या फिर इसको डेप्थ बोल देंगे, डेप्थ फ्रीज इन टाइम टी प्लस टी टी। टी से जब थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम हुआ तो और डी एक्स लेंथ की जो आइस है वो फ्रीज हो चुकी है, ठीक है। इस केस में बेटा जो हीट है ना वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से लेकर, मतलब अंदर की तरफ में हीट है, अंदर से बाहर की तरफ में हीट ट्रांसफ़र हो रही है पी से लेकर क्यू की साइड में, ठीक है। तो इस चीज़ को भी लिख देते हैं, इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी टू क्यू, क्योंकि पानी के अंदर से बेटा हीट जाएगी, ठीक है, तभी उस केस में पानी की हीट है वो कम हो जाएगी और वो फ्रीज होने लग जाएगा। वाटर के केस में ऐसा होता है ना, जो रेफ्रिजरेटर होता है बेटा वो यही काम करता है कि वाटर के अंदर की हीट है उसको बाहर निकाल रहा होता है। अगर वाटर के अंदर की हीट बाहर निकल जाएगी तो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, भाई इतनी सी चीज़ है, ऐसा ही हो रहा है। तो बेटा जो हीट करंट है उसका फॉर्मूला लगा लेते हैं, हीट करंट या जिसको बोलते हैं थर्मल करंट। हीट करंट है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के ए डेल्टा टी बाई एक्स
के ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन एक्स। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका फॉर्मूला हो गया है के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। ये अपने पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, इसका फॉर्मूला हो गया है। ये बन गई है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये चीज समझ ली है। अब बेटा ये जो हीट है, ये जो हीट फ्लो हो रही है, ये हीट किस चीज में यूज हो रही है? जितनी हीट बाहर निकलेगी उतना ही वाटर फ्रीज होता हुआ चला जाएगा। सिंपल सा सिनेरियो है, ठीक है। दिस आउटगोइंग हीट, दिस आउटगोइंग हीट इज यूज टू फ्रीज वाटर। बाहर की तरफ जाती हुई हीट है, ये वाटर को फ्रीज करने में यूज करी जाएगी। तो उसका फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू एम एल। एम मास का जो वाटर है वो अपने पास में आइस में बन जाता है, और ये अपने पास में L जो है वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतनी सी हीट अगर बाहर निकलेगी, Q हीट अगर बाहर निकली तो इस तरीके से सिनेरियो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे बेटा डी क्यू की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो स्मॉल मास को फ्रीज करने के लिए तो लिख देंगे स्मॉल हीट इज इक्वल टू डी एम इंटू एल। फोर स्मॉल मास डी एम। तो बेटे ये आ गया अपने पास में, स्मॉल अगर हीट फ्लो करेगी तो स्मॉल सी आइस फ्रीज हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया है, इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर, डी क्यू की जगह पे डी एम इंटू एल लिख देंगे। तो लिख दिया है डी एम इंटू एल अपॉन डी टी के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। चलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। और देखो इसमें एक और इक्वेशन का भी यूज किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है डेंसिटी है, उसको लिखा जा सकता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब है मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। और इस चीज का यूज करके मैं लिख देता हूं स्मॉल मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल मास के लिए बेटा स्मॉल वॉल्यूम होगी, तो इस केस में जो स्मॉल सी वॉल्यूम फ्रीज हुई है तो अपने पास में इतनी सी वॉल्यूम है भाई, एरिया इंटू स्मॉल लेंथ, ठीक है। तो ए इंटू डी एक्स, ए इंटू डी एक्स से अपने पास में जो डी एम है उसकी वैल्यू को लिखा जा सकता है। इसको हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाता है रो ए डी एक्स अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो ए से बेटा ए कैंसिल आउट, ठीक है। ये अपने पास में अब इक्वेशन बन चुकी है रो इंटू डी एक्स बाई डी टी के इंटू डेल्टा टी अपॉन एक्स, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी, इसकी जो वैल्यू है अपने पास में वो बन गई है के इंटू डेल्टा टी अपॉन रो एक्स। ये अपने पास में बन गया है बेटा रो। एक और चीज लिखना भूल गए थे हम, डीएम के साथ में बेटा एल भी तो था, ठीक है। इस एल को भी राइट साइड में ले गए रो एल एक्स। तो ये अपने पास में बन गया है यहाँ पे फॉर्मूला। ये वाला जो फॉर्मूला बना है बेटा, ये वाला फॉर्मूला बन गया है रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस, मतलब कि डी एक्स लेंथ है, डी टी टाइम में फ्रीज हुई है, तो जो फ्रीजिंग लेंथ है पर यूनिट टाइम उसका फॉर्मूला बन गया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फ्रीजिंग लेंथ, जो फ्रीज हो रही है उसकी लेंथ किस रेट से फ्रीज हो रही है उसका फॉर्मूला बन गया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो एक्स एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के डेल्टा टी इंटू डी टी। दोनों तरफ में ये आ गया है, इसको करेंगे इंटीग्रेट तो सोल्व कर पाएंगे। रो इंटू एल तो हो गया कांस्टेंट, इधर बच गया है एक्स डी एक्स, के इंटू डेल्टा टी हो गया है कांस्टेंट, इधर बच गया है डी टी,
ठीक है, लिमिट पुट करते हैं भाई। जब अपने पास में टाइम जब t1 था तो x1 लेंथ है, मतलब कि x1 लेवल तक फ्रीज हो चुकी थी। जब टाइम t2 है तो x2 लेवल तक आइस फ्रीज हो चुकी है, मतलब ग्राउंड से x2 लेवल तक। ठीक है, इस चीज़ को अब सोल्व करेंगे तो रो इंटू एल, एक्स की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा बेटा एक्स की पावर 2/2 x1 से x2 के इंटू डेल्टा टी, इसका इंटीग्रेशन तो t आ जाएगा, तो ये बन जाएगा t2 माइनस t1। ओके, तो यहाँ पे बन जाता है रो इंटू एल अपॉन 2, एक्स स्क्वेयर हो जाता है x2 का स्क्वेयर माइनस x1 का स्क्वेयर, और ये बन जाता है इज इक्वल टू के टेम्परेचर डिफरेंस इनटू डेल्टा टी, t2 माइनस t1 को लिख सकते हैं टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ से डेल्टा टी की जो वैल्यू है ना वो आ गई है अपने पास में रो एल अपॉन 2 के डेल्टा टी x2 स्क्वेयर माइनस x1। ये अपने पास में वो टाइम आ गया है x2 से लेकर x1 तक फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। इट इज टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लेवल x1 टू x2, x1 से x2 लेवल तक आइस को फॉर्मेशन होने में जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला निकल के आ गया अपने पास। और बेटा जो भी अपने पास में टाइम का जो फॉर्मूला है, जो टाइम है वो डिपेंड करता है x2 के स्क्वायर माइनस x1 के स्क्वायर पे, इस चीज़ को याद रखना बस। ठीक है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओके, तो ये था अपने पास में फ्रीजिंग ऑफ आइस का डेरिवेशन। देखो इस पे बेस्ट एक दो क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चंस को करते टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना। और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट टेक्स 1 आवर फॉर फर्स्ट 3 mm ऑफ आइस लेयर टू फ्रीज। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर नेक्स्ट 6 mm ऑफ आइस टू फ्रीज। फॉर ए वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो उसको 1 घंटा लग रहा है पहली 3 mm आइस को फ्रीज होने में। ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा नेक्स्ट 6 mm आइस को फ्रीज होने में। तो बेटा जो टाइम लगता है वो टाइम अपने पास में प्रोपोर्शनल रहता है फाइनल फ्रीजिंग का फाइनल लेवल तक जहाँ तक फ्रीज हो गई है माइनस इनिशियल लेवल जहाँ तक फ्रीज हुई है उसके स्क्वायर के। ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं अपने पास में T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, पहला केस अपॉन दूसरा केस। डन है बेटा। पहले केस में टाइम लगा है 1 आवर, दूसरे केस में टाइम लगा है T2, और 1 आवर में जो फ्रीज हुआ है वो 0 से 3 mm तक फ्रीज हो गया है। पहला 3 mm होता है, मतलब कि 0 mm से स्टार्ट हुआ है फ्रीज होना और 3 mm तक चला गया है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। सेकेंड केस में बेटा नेक्स्ट 6 mm फ्रीज हुआ है, तो 3 तक तो फ्रीज हो ही चुका था और 6 और फ्रीज हुआ है, मतलब कि 9 तक चला गया है। ओके, तो ये अपने पास में बन चुका है 3 का जो स्क्वायर है वो है 9 और 9 का जो स्क्वायर है 81 माइनस 3 का स्क्वायर है 9। तो ये बन चुका है अपने पास में 1 आवर अपॉन T2। ठीक है, ये अपने पास में हो जाएगा 1/8, 9/72 बनेगा, जिसको लिख सकते हैं 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस केस में जो T2 है वो आ जाएगा 8 आवर। तो उस आइस को फ्रीज होने में 8 आवर का टाइम लगेगा।
ठीक है बेटा, कैलकुलेशन खुद से ही करना सीखो, खुद से ही फास्ट कर पाओगे। ठीक है, बाकी मेरा काम है सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट समझाना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। इट टेक्स 1 hour टू फ्रीज फर्स्ट 2 mm ऑफ आइस। पहली 2 mm ऑफ आइस को फ्रीज होने में 1 घंटा लग रहा है। फाइंड आउट टाइम टू फ्रीज नेक्स्ट 2 मिलीमीटर ऑफ आइस। अगली 2 मिलीमीटर ऑफ आइस को फ्रीज होने में कितना सा टाइम लगेगा। ठीक है, पहले में टाइम लग रहा है 1 आवर, दूसरे में टाइम लग रहा है T2। पहली आइस फ्रीज हो रही है 0 से स्टार्ट होकर 2 mm तक। ठीक है, दूसरी आइस फ्रीज स्टार्ट हो रही है 2 mm से लेकर 4 mm तक। तो ये हो चुका है 4/16 माइनस 4, तो 4/12, ये आ जाएगा 1 आवर अपॉन T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टाइम है वो आ जाएगा बेटा 3 आवर। तो नेक्स्ट 2 mm को फ्रीज होने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 3 आवर। इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। ये अपने पास में फ्रीजिंग ऑफ आइस का कंसेप्ट। ठीक है, तो जो अपने पास में कंडक्शन का लेवल था, कंडक्शन की जो चीज़ें थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके आगे।